नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो अब तक हम देख चुके हैं मालगुडी डेज की 18 शॉर्ट स्टोरीज हम देख चुके हैं। और आज हम मालगुडी डेज की 19वीं शॉर्ट स्टोरी द मार्टर्स कॉर्नर देखने वाले हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मार्टर। तो मार्टर्स कॉर्नर देखने वाले हैं, जिसका मतलब कि शहीद का कोना। तो मार्केट रोड के मोड़ पर जहाँ से केमिस्ट की दुकान की एक गली शुरू होती है, इसी कोने पर उसका प्रतिष्ठान था। यहाँ पर दुकान बताई जा रही है कि इसी कोने पर उसका प्रतिष्ठान था। इसे प्रतिष्ठान कहने में किसी को परेशानी होती हो तो वह इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन सभी दृष्टियों में यह एक ऐसी जगह थी जो लगता था आसमान से उतर आई हो। 8 बजे तक वहाँ कोई दिखाई नहीं देता और 10 बजे भी वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन इन 2 घंटों में ही वह आता, अपनी चीज़ें बेचता और चला जाता। यानी कि 8 बजे के बाद वो आता था और 10 बजे के पहले चला जाता था, और इन्हीं 2 घंटों में सारी चीज़ें बेचकर वो चला जाता था। जो लोग भी उसे देखते और कहते बड़ा भाग्यवान है, दिन में घंटे भर काम करता है और 10 रुपये कमा ले जाता है, जितना ग्रेजुएट भी नहीं कमा पाता, महीने में 300 रुपये। लेकिन जब वह ऐसी बातें सुनता तो परेशान होकर कहता, इन लोगों को यह नहीं दिखाई देता कि मैं दिन भर में भट्टे पर बैठा रहता हूँ, ये सब चीज़ें तलता रहता हूँ। सवेरे जब पड़ोस के घर का मुर्गा भाग देता तब वह उठता। कभी कभी वह खुद 3 बजे ही जाग जाता और कहता, आज मुर्गे को क्या हो गया है, बोला ही नहीं। लेकिन 3 बजे या 4 बजे उसे हर रोज सवेरे उठकर दिन भर के लिए काम पर लग जाना होता था। शाम को 8:15 के करीब वह उस जगह अपना सामान लेकर पहुंचता। वह इतनी चीज़ें लेकर आता था कि लगता था कि उसके 4 हाथ हैं। सिर पर बड़ा सा थाल जिसमें तरह तरह के खाद्य पदार्थ सजे होते थे, बाह में लटका स्टूल, दूसरे हाथ में लैंप जिसमें हर दिन 6 पैसे का मिट्टी का तेल जलता था, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था, क्योंकि बिजली के बल्ब पर उसे भरोसा ही नहीं था और इसलिए भी वह उसे ढेर सी रेजगारी और दूसरी चीज़ों की देखभाल करनी पड़ती थी। जब वह लैंप की रोशनी में अपना थाल सजा लेता तो कोई भी राहगीर उसकी ओर नज़र डाले बिना गुजर ही नहीं सकता था। बोंडों का एक ढेर जो ऊपर से तो कड़े लगते थे, लेकिन मुंह में रखते ही घुल जाते थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्या क्या रखता था अपने पास। तो ये एक डिश है बोंडा। आप सर्च करना, गूगल पर आप सर्च करना BONDA। तो ये एक डिश है। तो बोंडो का एक ढेर जो ऊपर से तो कड़े लगते लेकिन मुंह में रखते ही घुल जाते। उसके पास डोसे होते, सफ़ेद और गोल गुलगुले, जैसे कि वो मलमल के बने हों। चपातियाँ इतनी पतली कि 50 रुपये में एक उंगली, मतलब 50 चपातियाँ एक उंगली पर उठाए। और बतख के उबले अंडे जैसे हाथी दांत की गेंद, और स्टोव पर हर वक्त उबलती तैयार कॉफ़ी। याद रखना है आपको कि क्या क्या रखता था। और इसके साथ अलग एल्यूमिनियम के एक बर्तन में चटनी, जो कि हर चीज़ के साथ मुफ्त दी जाती थी। तो उसके पास क्या क्या था याद रखना है। एक तो बोंडा, बोंडो का ढेर, सर्च कर लेना है BONDA, गूगल पर सर्च कर लेना, आपको डिश मिल जाएगी एक। डोसे, सफ़ेद और गोल गुलगुले, और चपातियाँ, और बतख के उबले अंडे, और उसके बाद एक उबलती हुई कॉफ़ी। ये सब वो अपने पास रखता था वहाँ पर। हर दिन वह उस समय पहुंचता जब शाम का शो ख़त्म होकर भीड़ बाहर निकल रही होती। वहाँ पर एक थिएटर था, तो इस टाइम पे पहुंचता कि बाहर भीड़ निकल रही होती। उसके आने से पहले उस जगह एक और आदमी छोटा सा खोमचा लगाए बिक्री कर रहा होता, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती। वह खुद भी कहता कि अरे गरीब चूहे को भी जेब में, जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ तो कुछ कमा लेने दो। उस दुकानदार के बारे में कहता है कि इस गरीब को भी जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ ना तो थोड़ा बहुत कमा लेने दो यार। उसे भी इस भावना की कद्र थी, क्योंकि जब गद्दी का यह राजकुमार यहाँ आता उसके 1 मिनट पहले ही वह जगह खाली कर देता था। मतलब कि इस दुकानदार के आने के बाद फिर किसी की बिक्री नहीं होती थी। वो जो एक छोटा सा दुकानदार था बेचारा, जो वो भी समट समटा कर ले जाता था अपने सामान ये आते ही। उसके ग्राहक उसे चाहते भी बहुत थे। वे कहते थे, ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ 6 पैसे में कॉफ़ी और 4 चपाती ले सके, एक आने में 4 चपाती ले सके। सब उसके थाल के इर्द गिर्द बैठ जाते, जो चाहते लेकर खाते रहते। 1 मिनट में दर्जन भर हाथ इधर उधर होते, क्योंकि उसके ग्राहकों को यह पूरा अधिकार था कि पहले देखभाल करके चीज़ों की परीक्षा कर लें, तब जो चाहें लेकर खाएं। हालांकि बहुत से हाथ ये काम करते नजर आते। उसे पता रहता कि कौन क्या ले रहा है। अपनी विशेष बुद्धि से उसे पता होता कि कौन सी गाड़ी वाला किस समय चपाती ले रहा है। वह उसकी गाड़ी का लाइसेंस नंबर भी बता सकता था। उसे पता होता कि जो गंदा सा हाथ
आगे बढ़ रहा है वह बूट पॉलिश करने वाले का हाथ है। वह जानता था कि ठीक किस समय पहलवान की मजबूत बाहें अच्छे सख्त अंडे की तलाश करेगी, लेकिन वह खाने से पहले थाली के कोने पर चटका कर तोड़ेगा। मतलब उसको वो सारा ध्यान रहता था, भले उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसको ध्यान रहता था कि कौन क्या उठा रहा है। उसके पास जो ज़्यादातर ग्राहक है ना, फुटपाथ के लोग थे, जैसे कि जूते पॉलिश करने वाले लड़के जो थैले में ब्रश और पॉलिश लटकाए आवाज़ लगाते थे, बूट पॉलिश, बढ़िया पॉलिश, ऐसे आवाज़ लगाते थे। इन बच्चों के लिए रामा के मन में विशेष प्यार था। अब यहाँ पर नाम बताया गया है उसका, रामा। याद रखना है आपको कि जो उस प्रतिष्ठान का मालिक था, जो दुकान लगाता था, उसका नाम था रामा। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका नाम क्या था, रामा। जब वह देखता कि कोई मोटा आसामी पॉलिश कराने के बाद पैसे देने में इनसे झड़क मतलब कि लड़ रहा है, तो उसका मन होता है कि चिल्लाकर कहे, इस गरीब को जरा ज़्यादा दे दो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? एक आने में ये 200 और चपाती खा लेंगे। देखते नहीं ये अदभू के सड़कों पर डोल रहे हैं। मतलब कि कोई अगर वो जो पॉलिश करने वाले लड़कों से कोई आदमी पैसों के लिए लड़ता तो फिर वो चिल्लाकर उसको ऐसा कहता। इन भूखे खाली आंखों और बच्चों को देखकर उसका दिल भी हिल उठता। चिथड़ों में ढके इनके दुबले पतले शरीर उसे परेशान करते, वो जो काम करने वाले थे, बूट पॉलिश करने वाले। और जब वे उत्सुक आंखें लिए अपना थैला बगल में कहीं रखकर खोमचे के पास आते, मतलब उसकी दुकान के पास आते, तो वह बहुत दुखी हो उठता। लेकिन वह कर ही क्या सकता था, दान भंडार चलाना और बस की बात नहीं थी। मतलब कि अब वो इतना अमीर भी नहीं था कि उनको फ्री में खिला दे, दान भंडार चलाने की उसकी बस की थी नहीं। वह उनको गिलास में कॉफ़ी बिल्कुल सही भर कर देता, जिसे वे देर तक मज़ा लेकर पीते रहते। एक अंधा भिखारी जो होटल के सामने दिन भर भीख मांगता रहता, शाम को उसके पास आता और दिन भर में इकट्ठी रकम में से कुछ उसे देकर खाने को मांगता। और वे घास बेचने वाली औरतों को देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी तीखी जोरदार आवाज़ें उसे परेशान करती थी। ये अपने घास के बंडल सही कीमत पर बेचने के बाद उसके पास आती थी, और वह चालाक सा लंगड़ा जो हर शाम तरह तरह की चीज़ों को एक बंडल लाता और थोड़ी दूर सड़क के उस पार चुपचाप खड़ी एक वेश्यानुमा स्त्री को जाकर देता। दुनिया की इस हिस्से में वे सब स्त्री पुरुष जो मामूली काम धंधे करके अपनी रोजी रोटी कमाते, वे शाम को उसी के पास आकर बैठते और खाते पीते। मतलब कि वहाँ के जो मतलब वो सबका इतना प्यारा था वहाँ पर कि जो भी आसपास के दुकानदार जो वहाँ के रहने वाले थे, वो शाम को उसी के पास आकर बैठते और वहीं पर कुछ खाते पीते। फिर जब सिनेमा का रात का शो शुरू हो जाता, वह कमाया हुआ सब पैसा, जिसे वह गले की कमीज के भीतर पड़ी एक थैली में संभाल कर रखता था। पैसा कहाँ रखता था वो? गले की कमीज के भीतर पड़ी एक थैली में। उसे लेकर घर वापस चला जाता। मार्केट के पीछे की दूसरी गली में उसका घर था। मार्केट के पीछे की दूसरी गली में उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती और भीतर जल रही डिबरी के तेल की बू बाहर आ जाती। मतलब जो अंदर जो लाइट जल रही थी मोमबत्ती उसकी, वह उसके हाथ से खाली बर्तन ले लेता। मतलब वो ले लेती, उसके हाथ से खाली बर्तन ले लेती, जो वो सामान बेच कर आता तो खाली बर्तन ले लेती, कमीज के भीतर हाथ डालकर थैली निकाल लेती और तुरंत पैसा गिनना शुरू कर देती। बहुत चालाक थी उसकी पत्नी। देखिए कि पति कमा कर आया है और डायरेक्ट तो पैसा लेकर गिनने लग जाती। फिर वे इस पर बातचीत करते। सवेरे 5 रुपये का सामान लगाया तो आमदनी हुई 5 रुपये, और गुणा भाग में यह रहस्य वे समझ नहीं पाते। और फिर दूसरे दिन के खर्च के लिए थैली में पैसा रखकर वह आमदनी का सब पैसा संभाल कर उस लकड़ी के डिब्बे में रख देती, जिसे सालों पहले वह अपने मायके से लाई थी। जो पैसा कमाते थे वो कहाँ रखती थी? वो उसकी पत्नी अपने मायके से एक डिब्बा लेकर आई थी, वो उसमें रखती थी। खाना खाने के बाद वह मुंह में एक पान दबाता, तंबाकू फाँकता और घर के सामने लगे पत्थर पर सो जाता। उसे नींद में उन पुलिस वालों के सपने आते जो उसे जगह से वो जो उसका खोमचा था प्रतिष्ठान हटाने के लिए उसे परेशान करते, और हेल्थ इंस्पेक्टर के जो उससे कहते कि तुम इन चीज़ों से लोगों को बीमारियां फैला रहे हो और शहर की जनसंख्या घटा रहे हो। लेकिन वास्तविक जीवन में कोई इन बातों की ज़्यादा परवाह नहीं करता था। वह कभी कभी इन पुलिस वालों और हेल्थ इंस्पेक्टरों को भी अपनी चीज़ें खिला दिया करता था। एक दिन हेल्थ अफसर भी उसके पास आया और कहने लगा, ये चीज़ें तुम शीशे से ढक कर रखा करो, नहीं तो मैं किसी दिन ये सब फिकवा दूंगा। लेकिन वह कठोर नहीं था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह चुपचाप सोचा करता कि ये लोग चीज़ें खाकर जिंदा कैसे रहते हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मेरा ख्याल है खुद भी ऐसी ही ज़िंदगी बिताने के कारण
इनमें ये सब जहर बर्दाश्त करने का मादा उत्पन्न बढ़ गया होगा। रामा वास्तव में सफाई की किसी भी नियम का पालन नहीं करता था, लेकिन उसके ग्राहकों को ये चीज़ें खाकर कुछ भी नहीं होता था। उल्टे सालों में यह सब खाने के बाद भी वह सही सलामत और तंदुरुस्त बने रहते थे। कहा जा सकता था कि रामा की जिंदगी बहुत ही संतोषपूर्वक व्यतीत हो रही थी, जिसमें कोई हलचल और परेशानी नहीं थी। यह इसी तरह अनंत काल तक क्यों नहीं चलती रह सकती थी, जब तक यह सूर्य ठंडा न पड़ जाता। मतलब कि यहाँ राइटर कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती तो क्या दिक्कत थी। सूर्य ठंडा न पड़ जाता और सृष्टि समाप्त नहीं हो जाती, जब यह माना जा सकता था कि उसने शुद्ध प्रयत्न के आधार पर एक सादा सफल जीवन जिया। उसके कामकाज और धन कमाने के उपाय से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। न यह कहा जा सकता था कि उसने बनाई चीज़ें खाकर बहुत ज़्यादा लोग मर गए। इन खानों से उतने ही लोग मरे होंगे जितने दूसरे कारणों से, जैसे म्यूनिसिपैलिटी की बइंतजामी से मरे होंगे। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। किसी के बहुत ज़्यादा संतुष्ट होने से देवता जलन महसूस करने लगते हैं और अचानक भी अपना रोष व्यक्त करने लगते हैं। एक रात जब वह, मतलब कि ये जो उसकी ज़िंदगी चल रही थी ना काफ़ी अच्छी, तो राइटर कहता है यहाँ पर कि ऐसी चलती रहती तो क्या दिक्कत थी। लेकिन आइए देखिए कि क्या होता है। एक रात जब वह उस जगह जहाँ वह हमेशा बैठने आता था अपना सामान लेकर आया, उसे वहाँ कुछ लोग शोर मचाते दिखाई दिए। उसने अधिकार पूर्वक कहा, यह जगह खाली कर दीजिए, तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पड़ोस की कागज कलम की दुकान वालों का लड़का यह देखकर उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर कहने लगा, ये लोग शाम से पता नहीं किस बात के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। तो रामा ने पूछा कि किस लिए लड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं कुछ लोग कहते हैं कि किसी आदमी को जब वह वोट मांगने या पता नहीं किस बात के लिए पर्चे बांट रहा था, तब सेल्स टैक्स के दफ्तर के पास उसे मार दिया गया। मतलब कि एक आदमी जो कि पर्चे बांट रहा था, अब पता नहीं वो वोट मांगने के लिए बांट रहा था या किस लिए बांट रहा था, उसको सेल्स टैक्स के दफ्तर के पास मार दिया गया। यह जातीय झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन कौन परवाह करता है, जो लड़ना चाहता है वे लड़ते ही रहते हैं। किसी ने कहा, तुम हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सबने इस आदमी की तरफ गुस्से से देखा। एक कहने लगा, क्या किसी के बोलने का हक भी नहीं है। मतलब वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तो एक दूसरा वहाँ से उनसे कहता है कि मेरे बारे में क्यों बातें कर रहे हो। इस पर उस आदमी ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। मतलब आपस में थोड़ी बहस हो गई वहाँ पर। रामा अपना सामान लादे खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यह तमाचा चिंगारी का काम कर गया। एक और आदमी ने एक और आदमी को मारा, किसी दूसरे ने तीसरे को मारा, किसी ने नारा लगाया, मुर्दाबाद। दूसरे गुट के लोगों ने चिल्लाकर कहा, ये योजना बनाकर संगठित ढंग से हमें कुचलने के लिए आए हैं, हमारा सोच सही निकला। शोर मचने लगा। सोडा वाटर की बोतलें हथियार की तरफ फेंकी जाने लगी। हर आदमी हर दूसरे आदमी को मारने लगा। मतलब वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, दंगा हुआ एक तरीके से। कुछ आदमी बाजार की दुकानों में घुस गए और कहने लगे, बंद करो, दुकानें बंद करो। दुकानदारों ने पूछा, लेकिन क्यों। फिर उन्होंने कहा कि आप व्यापार कैसे कर सकते हैं जब। फिर सभ्य जीवन के नियम अचानक ताक पर रख दिए गए। हर आदमी दूसरे आदमी से गुस्सा नजर आता था। घंटे भर में बाजार लड़ाई के मैदान में बदल गया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई, लेकिन इससे हालात और भी बिगड़ गए, क्योंकि अब लड़ाई का एक तीसरा पक्ष भी खड़ा हो गया था। पुलिस के 3 काम थे, शांति स्थापित करना, अपने को सही सलामत बनाए रखना, और जिस पक्ष को वे पीड़ित पक्ष समझते हैं उसकी रक्षा करना। जो दुकानें बंद नहीं हुई थी वे लूट ली गई। सिनेमाघर भी एकदम खाली हो गया। उसके लोग बाहर निकलकर अपने अपने पक्ष वालों में शामिल हो गए। जिन लोगों के हाथ में चाकू थे वे घूम घूम कर हमला कर रहे थे, जो घायल हो गए वे चीख रहे थे, और एम्बुलेंस की गाड़ियां इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। पुलिस लाठी और टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद वह गोलियां चलाने लगी। कई आदमी मर गए। जनता का कहना था कि 3000 लोग मरे। याद रखना है कि कितना, कि 3000 लोग मरे और घायल हुए, लेकिन सरकार के अनुसार 5 लोग घायल हुए थे और 4 पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। बस इतना सा आंकड़ा आया था उनकी तरफ से। आधी रात के बाद वह उस जगह से बाहर निकला जहां वह छिप गया था और घर चला आया। दूसरे दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अब मैं ज़्यादा सामान नहीं ले जाऊंगा, अब वहाँ बहुत थोड़े लोग होंगे, मतलब कम लोग होंगे। ईश्वर जाने इन लोगों को क्या हो गया है, ये कुछ वोटों के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। उसका विचार सही था।
मार्केट रोड पर आम लोगों से ज़्यादा पुलिस वाले थे, और जहाँ उसका खोमचा होता था, उसकी शॉप होती थी, उस जगह की रक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था। यहाँ से कुछ दूर हटकर पुलिस अफसर द्वारा बताए स्थान पर उसने अपना खोमचा लगा लिया, पहले वाली जगह से हटा लिया। स्थिति सामान्य होने में 10 दिन लग गए। 10 दिन बाद स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। अखबारों ने मांग की कि इस मामले में पूरी जांच कराई जाए, जैसे क्या पुलिस की गोलियां चलाना जायज़ था, और हादसा रोकने के लिए पुलिस ने क्या बंदोबस्त किए थे, और इस तरह की बहुत सी बातें। रामा अखबार बेचने वालों द्वारा बोली जाने वाली सुर्खियों में वर्तमान समय का इतिहास बनता देखता और इंतजार करता रहा कि कब उसका कोना खाली होता है, जहाँ पर वो शॉप लगाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी उसकी शॉप चलती थी। कोना भी खाली हो गया, और जैसे ही वह वहाँ अपना खोमचा लगाने लगा, बेज लगाए 2 नवयुवक दौड़कर उसके पास आए और कहने लगा, यहाँ तुम अपना खोमचा नहीं लगा सकते। तो उसने पूछा कि क्यों नहीं लगा सकता भाई? तो उन्होंने कहा कि यह वह पवित्र स्थल है जहाँ उस दिन हमारे नेता की मृत्यु हुई थी। मतलब कि उस दंगे में जो इनका कोई नेता था ना, तो जिस जगह पे रामा दुकान लगाता था, उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने यहीं पर उसे गोलियों से भून दिया था। यहाँ हम उसका स्मारक बना रहे हैं। वो दोनों जो 2 लड़के आते हैं वो बताते हैं कि यहाँ हम उनका स्मारक बना रहे हैं, यह जगह अब हमारी है, म्यूनिसिपल कमेटी ने ये हमें दे दी है। बहुत जल्दी यह जगह चारों तरफ से घेर ली गई और हर समय यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम किया जाने लगा। धन इकट्ठा करने के लिए लोग डिब्बे लेकर घूमने लगे और उसमें पैसे डाले जाने लगे। रामा यह अच्छी तरह से जानता था कि धन आकर्षित करने के लिए इससे अच्छी दूसरी जगह नहीं है, मतलब कि और जगह पर इतने ग्राहक नहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में इतना पैसा जमा हो गया कि स्मारक का पत्थर खरीदा जा सके और उसकी खूबसूरत 4 दीवारी बनाकर फूल पत्ती से सजाया जा सके। इससे इससे इस स्थान की शक्ल सूरत बदल गई। फिर वहाँ गुरु गंभीर से दिखाई पड़ने वाले कुछ लोग आए और आपस में बातें करने लगे। रामा को वहाँ से करीब 200 गज दूर गली में बैठने की जगह दी गई। याद रखना है कि कितने दूर जगह दी गई थी, फिर उसको 200 गज दूर, जहाँ वो पहले बैठता था ना, वहाँ से 200 गज दूर। इसका मतलब हुआ कि मार्केट से गुजरने वाले लोगों की उस पर निगाह न पड़ती। उसका खोमचा एक तरह से अंधेरे में पड़ गया। सिनेमा से निकलने वाले लोग उसके बगल से होकर चले जाते। ठेले गाड़ी वाले, जो लोग पहले सिपाही की ढील का फ़ायदा उठाकर 1 मिनट के लिए सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके यहाँ कुछ खा पी लेते थे, अब इतनी दूर आने का जोखिम न उठा सकते थे। बूट पॉलिश वाले लड़के भी सामने के फुटपाथ पर छोटे खोमचे से खाने पीने लगे। जो छोटा था ना, वो एक जिसके बारे में चूहा कहा था, वहाँ से खाने पीने लगे, जिससे उसका सितारा अचानक चमक उठा। जो गरीब था एक और, उसका सितारा चमक उठा। अब रामा बिक्री के लिए काफ़ी थोड़ा सामान तैयार करता, फिर भी वापस ही कुछ न कुछ बच ही जाता। इससे कुछ कुछ वह खुद भी खा पी लेता और बाकी सामान को बीवी की सलाह मानकर दूसरे दिन भी उसी को गर्म करके चला देता। 1-2 खाने वालों ने इसे चखने के बाद थूक दिया और बाजार में कहना शुरू कर दिया कि रामा की चीज़ें अब खराब हो गई है। एक रात जब वह कमाई के सिर्फ 2 आने लेकर घर पहुंचा, देखिए वो कितने, केवल 2 आने लेकर पहुंचा है, और पहले वो एक दिन में 10 रुपये कमाता था। 2 आना और 10 रुपये, कितना अंतर है। पहुंचा तो बीवी से कहने लगा कि उसका व्यापार अब खत्म हो गया है, अब इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उसने अपना थाल, दूसरे बर्तन और लैंप सब अलग रख दिए और रिटायर हो जाने की बात सोचने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी बचत भी खत्म हो गई। तब वह कोहनूर रेस्टोरेंट में, याद रखना है कि कहाँ पर, कोहनूर रेस्टोरेंट में, जिस पर दिन रात लाउड स्पीकर बजता रहता था, नौकरी के लिए लाइन लगाकर खड़ा हो गया। याद रखना है, कोहनूर रेस्टोरेंट। अब 20 रुपये महीने पर वह 8 घंटे मेजों पर जमे लोगों की सेवा करता। लोग आते और जाते। कितने रुपए महीने में? 20 रुपये महीने में। गाइस, पहले वो कितना कमाता था अपनी शॉप से? 10 रुपये डेली के। और यहाँ पर कितने दे रहे हैं उसको इस रेस्टोरेंट में? 20 रुपये महीना। मतलब कि जो 2 दिन में कमा लेता था ना, अब वो उसकी सैलरी है महीने की। कहाँ 300 रुपये महीना, कहाँ 20 रुपये महीना। लोग आते जाते और रेडियो बजता रहता, जिसकी कर्कश आवाज़ उसकी नसों को झकझोर देती। लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा, करता रहा और कोई रास्ता भी नहीं था। एक दिन जब एक ग्राहक उससे कुछ कठोरता से पेश आया तो उसने धीरे से कहा, जनाब ज़रा धीरे बोलिए, मैं भी कभी होटल का मालिक था। यह बात कहकर उसे बहुत संतोष हुआ। और इसी तरीके से ये शॉर्ट स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। और हमने अब तक मालगुडी डेज़ की 19 शॉर्ट स्टोरीज़ कर ली है। तो गाइस प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें।
वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और अगली शॉर्ट स्टोरी जल्दी आ जाए। थैंक यू।